आप सभी लोगों को नमस्कार। तो हम एरोमेटिसिटी का सेकंड लेक्चर लेके स्टार्ट करते हैं, जहां पर हमने पिछली क्लास में 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में बात की थी। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं और वो सभी के सभी क्वेश्चन 6 इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड हैं। आपको ये बताना है क्या ये एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि हमने कल बात कर रखी थी कि जो 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं या तो वो एरोमेटिक हो सकते हैं या फिर नॉन एरोमेटिक हो सकते हैं, उनमें एंटी एरोमेटिक की बात नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो, अब आपको साइक्लिक, प्लेनर, कॉम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड ये बहुत स्पीड में देखना आना चाहिए। हमारा पूरा का पूरा ध्यान यहाँ पर है क्या यहाँ पर डीलोकलाइजेशन कंप्लीटली है या डीलोकलाइजेशन कंप्लीटली नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ये सारे के सारे 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अगर डीलोकलाइजेशन कंप्लीटली है तो एरोमेटिक हो जाएगा, और यदि डीलोकलाइजेशन कंप्लीटली नहीं है तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, A डबल बॉन्ड B C पर लोन पेयर, ऑक्सीजन पर क्या होता है, लोन पेयर होता है। ऐसे ही A डबल बॉन्ड B ऑक्सीजन पर फिर से लोन पेयर है। अब अगर मैं बोरोन की बात करता हूं तो बोरोन के पास क्या होता है, आपको पता है वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो अच्छे से समझ में आ रहा है कि इस पूरे सिस्टम पर क्या है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। कैसे 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां पर है डबल बॉन्ड के, 2 इलेक्ट्रॉन इस लोन पेयर के और 2 इलेक्ट्रॉन इस लोन पेयर के। बल्कि बोरोन के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल है तो उसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन गिना नहीं जाएगा, तो जिसकी वजह से ये आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि यहां पर कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइजेशन मैनर में हैं। अब मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं, जरा ध्यान से देखो। आपका सबसे पहला जो सवाल है यहीं पर खत्म हो जाएगा यदि आपने वहां पर कॉन्जुगेशन ब्रेक समझ लिया। जरा ध्यान से देखो, इस वाले पॉइंट पर हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है, तो यहां पर कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है, कॉन्जुगेशन ब्रेक है, तो इसकी वजह से मैं यहां पर कह दूंगा नॉन एरोमेटिक। अब फिर मुझे और कुछ देखने की जरूरत नहीं है कि ऑक्सीजन के कितने लोन पेयर हम लोग काउंट कर रहे हैं, डबल बॉन्ड से कितने लोन पे ले रहे हैं, वो सब फिर दूसरी बात बन जाती है। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास पूरा का पूरा सिस्टम दिखा रहा है। बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, यहां तो कॉन्जुगेशन है, लेकिन ये जो पॉइंट है ये कैसा हाइब्रिडेशन है, ये sp3 हाइब्रिडेशन है। तो यहां पर आपका कॉन्जुगेशन क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है, तो जिसकी वजह से ये हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं। देखो, इस वाले क्वेश्चन में आपने सुना होगा ट्रोपोलोन, तो ये 7 मेंबर्ड रिंग है। तो अब जरा ध्यान समझो, क्या यहां पर कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो सकता है? तो सुनो, अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे कर दूं तो यहां पर क्या जाएगा, माइनस, और यहां पर क्या जाएगा, प्लस, और इस एक बॉन्ड को हटा दो। अब देखो, A डबल बॉन्ड B C पर पॉजिटिव, तो पूरा जो सिस्टम है वो कंप्लीट कॉन्जुगेटेड बन गया है। और हमने पढ़ा था कि जब भी कोई सिस्टम अपने आप को चार्ज फॉर्म में लेके आए तो कहीं ना कहीं उसकी ड्राइविंग फोर्स होती है एरोमेटिसिटी। जस्ट इसके पिछले वाला एक सिस्टम था जहां पर हमने डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट नहीं किया था। उसका रीजन क्या था, क्योंकि उस सिस्टम में एंटी एरोमेटिसिटी आ रही थी, लेकिन इस सिस्टम में क्या आ रही है, एरोमेटिसिटी आ रही है। आपको देखो ना, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, और यह एक क्वासी एरोमेटिक है। हमने अभी तक भले ही क्वासी एरोमेटिक स्पीशीज या कंपाउंड्स के बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन हमारे दिमाग में एक तस्वीर बन चुकी है, वह सभी एरोमेटिक स्पीशीज जो कि चार्ज फॉर्म में ही स्टेबल होती हैं उनको हम कहते हैं क्वासी एरोमेटिक, और इनका डाइपोल मोमेंट कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो हम बोलेंगे ये स्पीशीज भी आपकी क्या हो जाएगी, एरोमेटिक हो जाएगी। इस सवाल की बात करें तो बहुत ही बेसिक सवाल है। देखो, पूरा सिस्टम कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है क्योंकि बोरोन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। तो आप हमेशा एक बात याद रखना, जब भी बोरोन आएगा वैकेंट ऑर्बिटल लेके आएगा, कंप्लीट कॉन्जुगेशन करवा के जाएगा। तो हम बोलेंगे यहां पर ये सिस्टम भी आपका क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। इस सवाल को देखो, इस सवाल में हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन पर लोन पेयर है। आ रही बात समझ में, 2 2 2 6 ये सब हो गया। लेकिन अगर इस पॉइंट को देखोगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्जुगेशन ब्रेक जैसा लग रहा है। वैसे इस कंपाउंड का नाम है अल्फा पायरोन। नाम में से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी एक्स्ट्रा जानकारी लिख दिया है। तो ये वाला अगर डबल बॉन्ड आप ऐसे शिफ्ट कर दो तो
इस बॉन्ड को ब्रेक करते ही यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। अब देखो क्या इस पूरे सिस्टम पे कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो रहा है, ए डबल बॉन्ड बी सी पर पॉजिटिव, ए डबल बॉन्ड बी सी पर लोन पेयर, तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन का पूरा फील आ रहा है। तो हम बोलेंगे ये सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, एरोमेटिक बन जाएगा। क्लियर एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इस सवाल को देखो, ये सवाल क्या है, वही सिस्टम है 2 2 4 और ये नेगेटिव, इस बार नाइट्रोजन पर नेगेटिव है तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। बात समझ में आ गई। ये पूरा सिस्टम क्या है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है, ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी, ए डबल बॉन्ड बी सी पर नेगेटिव। ये चीज तो स्पीड में देखने आ गई है, तो हम बोलेंगे ये सिस्टम भी हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक बन जाएगा। ये वाला सवाल देखो, ये अगर मैं नाम की बात करता हूं तो ये पायराजोल होता है, नाम में पायराजोल होता है। क्या होने वाला है, ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी, ये तो समझ में आया। लेकिन सर अगर इस वाले सेंटर को देखोगे तो यहाँ पर ये कैसा है, sp3 हाइब्रिडेशन है, तो हम आसानी से बोल सकते हैं ये सिस्टम यहाँ से क्या बन जाएगा, नॉन एरोमेटिक। मतलब यदि आपको नॉन एरोमेटिसिटी पहचानना है तो सिर्फ आपको डी लोकलाइजेशन को ब्रेक समझना है, कॉन्जुगेशन ब्रेक समझना है। और कॉन्जुगेशन ब्रेक समझने का सबसे आसान तरीका होता है एक कार्बन पर यदि कोई भी आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाए। इस सवाल की बात करते हैं, देखो ये पूरा बेंजीन की तरह सिस्टम लग रहा है, बस नाइट्रोजन आ चुके हैं, नाम प्रिमिडीन, बेस सुना होगा आपने, प्रिमिडीन बेस 2 2 2 4 6। और यहाँ पर जो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं वो लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, आपको पता है। ये लोन पेयर जस्ट इसके परपेंडिकुलर मौजूद होंगे तो लोन पेयर को यहाँ काउंट ही नहीं करना है, तो हम बोलेंगे ये सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको इन सवालों से एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी का आइडिया बहुत अच्छा लग चुका है। पिछले हमने 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से एंटी एरोमेटिसिटी का भी आइडिया ले चुका था। अब हम बात करते हैं अपने सिस्टम्स को जारी रखते हैं और उसमें हम लोग अब बात करते हैं 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। हम लोगों ने 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पढ़ चुका है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पढ़ चुका है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पढ़ चुका है। अब हम बात करते हैं 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। देखो बहुत खास बात बताने जा रहा हूं 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम और उसके जो आने वाले सिस्टम हैं। सबसे पहली बात तो ये है हमारे पास, या तो ये जो 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये एग्जाम्पल ले लेते फिर मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम्पल है आपके पास कुछ इस तरीके से, ये एग्जाम्पल, ठीक है। अब अगर आप जरा इस वाले एग्जाम्पल में ध्यान से देखोगे तो इस वाले एग्जाम्पल में आपके पास क्या है, देखो ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी, ए डबल बॉन्ड बी, मतलब पूरा कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो आपको ये नजर आ रहा है एंटी एरोमेटिक, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। आप बोलोगे सर ये एंटी एरोमेटिक है और इस कंपाउंड का नाम होता है COT, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। साइक्लो मतलब क्योंकि साइक्लिक है, ऑक्टा मतलब 8 कार्बन है, टेट्राइन क्योंकि 4 डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम होता है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, ठीक है, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। अब अगर ये साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन है तो हमें एंटी एरोमेटिक लग रहा है, लेकिन यह कंपाउंड जो एग्जिस्ट कर रहा है वो ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है। यह कंपाउंड कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करता है रियलिटी में। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। अगर आप इस कंपाउंड को देखोगे तो आप बोलोगे सर ये एंटी एरोमेटिक है, बिल्कुल मैंने आपकी बात को मान लिया, लेकिन अब मैं आपको यहां पर जो मेरी जानकारी है उस जानकारी को दे रहा हूं। और वो जानकारी क्या है कि यह कंपाउंड ऐसे एग्जिस्ट करता है जो कि ये टब शेप्ड होता है, और इसका जो टब शेप्ड होता है वो कैसा होता है, नॉन प्लेनर होता है। बस यहां से कहानी शुरू हो गई नॉन प्लेनरिटी की। अभी तक हमने जितनी भी एग्जांपल्स देखे उनमें हमने नॉन प्लेनरिटी की बात नहीं की थी, लेकिन ये पहला एग्जांपल है जहां पर ये हमारा नॉन प्लेनर है। तो मैंने क्या बोला था कि हमारी दुनिया में सब प्लेनर हैं कंपाउंड्स, जो जो नॉन प्लेनर होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। तो पहला एग्जांपल ये है जो कि आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि नॉन प्लेनर है, और क्योंकि ये नॉन प्लेनर है तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं बहुत ही आराम से नॉन एरोमेटिक है। ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का सबसे चमकता हुआ एग्जांपल ये वाला
है और हमेशा याद रखना ये हमेशा इस टफ शेप में एग्जिस्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, नॉन प्लेनर होता है। देखो ये नॉन प्लेनर है, एक प्लेन पर लाई नहीं कर रहा है। अब आप इसको हाथ पे लेके अगर देखोगे फिर चेक करोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जो है सो है और जो नहीं है सो नहीं है, इस बात को मैंने आपको बताया था, वैसा ही यहाँ पर है। चलो ये बात तो हो गई, लेकिन अब जो मुझे आपको नोट में एक बात बतानी है कि जो भी आपके पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है या इससे ज्यादा वाले इलेक्ट्रॉन सिस्टम होंगे, इससे ज्यादा वाले, है ना, ये कभी भी एंटी एरोमेटिसिटी रखना पसंद नहीं करते। ये कभी भी एंटी एरोमेटिसिटी रखना पसंद नहीं करते। अब आप बोलोगे सर इसमें तो दो ही पॉसिबिलिटी होंगी, या तो सर ये एंटी एरोमेटिक हो सकता है या फिर सर ये नॉन एरोमेटिक हो सकता है। मैंने बोलूंगा हाँ बिल्कुल हाँ, दो ही पॉसिबिलिटी होंगी और दो पॉसिबिलिटी में से एक पॉसिबिलिटी हटाई दी। देखो एक तो पहली चली गई एरोमेटिक वाली, तो बात ही नहीं कर सकते, एंटी एरोमेटिक वाली भी हटा दी। पसंद नहीं करता है, पहले मैं लिख देता हूं पूरा, पसंद नहीं करता है। फिर अब सुनो मैं क्या बोलना चाहता हूं, जो 8 मेंबर्ड वाले या फिर 8 से ज्यादा मेंबर्ड वाली रिंग्स होती हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी का ऑप्शन होता है। इस बात को नोट करो, फ्लेक्सिबिलिटी का ऑप्शन होता है। अगर उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी का ऑप्शन होता है तो वह अपने आप को फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से नॉन एरोमेटिक सिस्टम की तरफ ले जाएंगी। और मैंने आपको बताया था कि हमेशा एरोमेटिक की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर नॉन एरोमेटिक की और फिर लास्ट में एंटी एरोमेटिक की। मध्य अंत तक कंपाउंड चाहेगा एरोमेटिक, और मान लो किसी वजह से वो एरोमेटिक में बदल ही नहीं सकता तो वो नॉन एरोमेटिक तो रखना ही चाहेगा। तो जो बड़ी मेंबर्ड रिंग होती हैं जैसे 8 मेंबर्ड रिंग या 8 से ज्यादा वाली मेंबर्ड रिंग, उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी का ऑप्शन होता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से क्या हो जाएगा, वहां पर वह अपने आप को फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से नॉन प्लेनर बना लेंगे और नॉन प्लेनर बनाने की वजह से नॉन एरोमेटिक हो जाएंगे। तो मैक्सिमम जो केसेस होंगे जब भी आपको 8, 10, 12 कार्बन मेंबर्ड रिंग्स में दिखेंगे तो वह आपको नॉन एरोमेटिक ज्यादा दिखेंगे एज कंपेयर टू एंटी एरोमेटिक के। तो इस बात को आपको ध्यान रखनी है, मैं एग्जांपल्स में बताऊंगा। तो अब हम कुछ और बातें करते हैं 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में। तो अब हम अपने 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है मेरा ये वाला कि मैंने आपको अभी भी सिखाया साइक्लोऑक्टाटेट्राईन क्या होता है। कुछ इस तरीके से ही आपके सामने बनाया मैंने, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ग्रुप्स लगा देता हूँ। एक CH3 ग्रुप यहाँ पर लगा दिया और एक CH3 ग्रुप यहाँ पर लगा दिया। ऐसे ही मैं फिर से साइक्लोऑक्टाटेट्राईन बनाता हूँ और एक प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखता हूँ। क्वेश्चन ये है, यहाँ पर मैंने CH3 लगा दिया और यहाँ पर मैंने CH3 लगा दिया। मेरा सवाल ये है, यदि ये कंपाउंड A है और ये कंपाउंड B है तो दोनों ही कंपाउंड में रिलेशन क्या होने वाला है, इन दोनों को हम लोग क्या कहने वाले हैं, ये है आप लोगों के सवाल। पहले आप लोगों को दिमाग लगाना है, अच्छे से इत्मीनान से सोचना है क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। और अगर ये थोड़ा सा सवाल आपको याद आ रहा हो, आपने अपनी जूनियर क्लास में पढ़ा हो, तो मैं एक क्वेश्चन से याद दिलाता हूँ। एक ऐसा ही दिखने वाला एक क्वेश्चन आपने और देखा होगा कुछ इस तरीके से बेंजीन रिंग के फॉर्म में। यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर CH3 है, और अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो यहाँ क्या था, यहाँ CH3 है और यहाँ पर CH3 है। तो सवाल ये पूछता है कि इन दोनों कंपाउंड में ये एक दूसरे के क्या है। तो ये सवाल लगभग इसी से लिया हुआ सवाल आप मान सकते हो। तो सबसे पहले अगर मैं इस सवाल को देखूं, क्योंकि ये सवाल देखना ज्यादा आसान है, तो इस सवाल में क्या हुआ है, आपको पता है बेंजीन एक एरोमेटिक सिस्टम होता है और इस पर 2 ग्रुप लगा रखे हैं। अगर आप जरा ध्यान से देखोगे इन ग्रुप की पोजीशन, तो यहाँ पर जो दोनों ग्रुप हैं वो डबल बॉन्ड के जो कार्बन है उन पर लग रहे हैं, और यहाँ पर जो दोनों ग्रुप हैं वहां पर बीच में डबल बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड ही है। तो एक बात तो पक्की है, 2 है, लेकिन ये है क्या, जरा अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप इस डबल बॉन्ड की मूवमेंट करवा दो, तो डबल बॉन्ड की मूवमेंट करवाने से क्या ये मिल सकता है, देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, तो बिल्कुल वही आ रहा है। तो हम बोलेंगे ये कंपाउंड एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ये कंपाउंड एक दूसरे क्या है, रेजोनेटिंग
स्ट्रक्चर्स हैं। इतनी बात एकदम क्लियर है, ये बात समझ में आ रही एकदम अच्छे से। अब मेरा सवाल यही है, तो आप बोलोगे सर अगर आपने इसमें करवा दिया तो आप इसमें भी करवा दो। लो, इसमें करवाने में क्या जा रहा है, तो आप वहीं पर गलत हो जाओगे, क्योंकि हमें पता है जो साइक्लोऑक्टाटेट्राईन होता है वो तो नॉन प्लेनर स्पीसीज है, और जो रेजोनेंस वाला फेनोमेना है वो प्लेनर स्पीसीज में होता है, नॉन प्लेनर में नहीं होता है। तो इसीलिए ये जो आप करवा रहे हो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऐसा इसमें नहीं होने वाला। पॉइंट एकदम क्लियर है कि अब देखो वो जानकारी कितना काम आ रही है कि ये टब शेप्ड होता है, नॉन प्लेनर होता है, जिसकी वजह से इसमें रेजोनेंस होगा ही नहीं। तो सर आखिरकार क्या है, तो अगर आप आखिरकार देखोगे तो अब CH3 यहां पर थे डबल बॉन्ड पर, अब CH3 यहां पर आ गए, तो ये आपस में इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। ये बात तो पक्की है, जो जो ग्रुप जो जो एटम वहां पर है वो यहाँ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बस चेंज कहाँ आ रहा है स्ट्रक्चर में। यहाँ पर देखो दोनों यहाँ हैं, अगर हटा किसको करें तो हम बोलेंगे यहाँ पर इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो खुद बताओ भैया, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है उनको क्या कहते हैं, खत्म हो गया, स्ट्रक्चरल आइसोमर। उनको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर। उनको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर। उनको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो हम कहेंगे ये दोनों आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, प्रीवियस में पूछा गया क्वेश्चन है। इसीलिए आप कुछ भी पढ़ते हो, आप भले ही एरोमेटिसिटी पढ़ रहे हो, मानता हूं मैं इस बात को, लेकिन आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए बहुत अच्छे, बहुत ही क्लियर होने चाहिए। जिस बच्चे को नहीं पता स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होते हैं वो तो अटक जाएगा, वो तो सोचेगा पक्का इसमें एरोमेटिसिटी का कोई झोलझाल है, कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है। अरे भाई इसमें एरोमेटिसिटी का क्या लग रहा है, इसमें तो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो लग रहा है, सिंपल सी बात है। तो इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से सारी चीजें समझनी है। क्या क्वेश्चन प्यारा लगा? अगर प्यारा लगा तो थोड़ा सा यार आप पेशेंस रखा करो। मैं कंटेंट बनाने में कोई भी कमी नहीं रखने वाला, बहुत ही बेसिक से बहुत ही हायर तक बहुत सारी चीजें ऐड करने वाला हूँ। वापस आते हैं, ये हो गया अपना। तो कुछ और एग्जांपल देखते हैं 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की। मान लो अगर मैं एग्जांपल लेता हूं कुछ ऐसा, देखो क्या आपको ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। 2 2 4 2 6 2 8, और क्योंकि ये 7 कार्बन मेंबर रिंग है तो इसलिए ये आपके पास एंटी एरोमेटिक है। मैंने आपको बोला था 8 कार्बन मेंबर रिंग या उससे ज्यादा वाले को हम लोग हमेशा नॉन एरोमेटिक बताएंगे, क्योंकि वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी का ऑप्शन होता है। लेकिन ये 7 कार्बन मेंबर रिंग है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, कोई कॉन्जुगेशन में ब्रेक नहीं है, तो ये एंटी एरोमेटिक है। अगर ये समझ में आ गया तो अब मुझे बताओ इस वाले सवाल के बारे में। इस वाले सवाल के बारे में आप बताना स्टार्ट करो। कैसे होगा? सबसे पहले देखो, क्या इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन है? A डबल बॉन्ड B C पर पॉजिटिव, A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D, A डबल बॉन्ड B C, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। तो हम बोलेंगे यह 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 5 6 7 8 9। क्योंकि ये 9 कार्बन मेंबर्ड रिंग है तो हमने अभी अभी सीखा था अगर 9 कार्बन मेंबर्ड रिंग है, 2 2 4 2 6 2 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो या तो ये एंटी एरोमेटिक हो सकता है 8 पाई इलेक्ट्रॉन में, या फिर नॉन एरोमेटिक। क्योंकि ये 9 कार्बन मेंबर रिंग है तो हम बोलेंगे ये सिर्फ हमारे पास नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी का ऑप्शन अवेलेबल होगा। फ्लेक्सिबिलिटी का ऑप्शन अवेलेबल होगा। क्या एकदम अच्छे से क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं आ रही है? अब अगर ये बात एकदम क्लियर है तो बताइए इस सवाल के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? इसके बारे में भी बोल दीजिए, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। मैं दोबारा से बना देता हूं, यहां पर नेगेटिव आ जाएगा। देखो मतलब उसी से मिलता जुलता है, बस नेगेटिव लगा दिया। तो जरा अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अब यहां पर हम लेके आ चुके हैं 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले को। अरे मैं यहां पर क्यों लेके आ गया? क्योंकि भैया ये सवाल इससे ही मिलता जुलता है। यदि 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है या तो ये एरोमेटिक हो सकता है या फिर ये एंटी एरोमेटिक हो सकता है। तो ये तो भाई अगर एरोमेटिक हो रहा है तो क्यों छोड़ेगा, अगर इसमें कोई डीलोकलाइजेशन का ब्रेक ही नहीं है। तो हम बोलेंगे ये हमारे पास क्या है, एरोमेटिक स्पीसीज है। तो ये हमारे पास चलते आ रहे डिफरेंट सिस्टम, मतलब हमने अपने 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की स्टार्टिंग कर चुकी है। अब हम बात करते हैं कुछ और एग्जांपल्स 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के, और यहां से हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ एकदम नया जो मैंने आपको कल बताया था।
तो हमने 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की स्टार्टिंग कर चुकी है, अब आगे देखना स्टार्ट करते हैं 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में और कौन कौन से एग्जांपल्स को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। मान लो आप लोगों को अभी मैंने साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन के बारे में बताया था, तो कुछ ऐसा ही था, लेकिन इस बार मैं क्या करता हूं, यहां पर नेगेटिव और यहां पर नेगेटिव लेकर जाता हूं, कुछ इस तरीके से बना देता हूं। बात समझ में आ रही है। अब मैं इस सिस्टम की बात करना चाहता हूं। तो देखो 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम या तो एरोमेटिक हो सकते हैं, पता ही एरोमेटिक कब होंगे, जब कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होगा, या फिर आपके पास नॉन एरोमेटिक होंगे। यदि वहां पर कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, स्पीसीज प्लेनर है, तो हम बोलेंगे एरोमेटिक है। तो अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूंगा तो ये आपके पास बिना किसी डाउट के एरोमेटिक बन जाएगा। अब यहां से मुझे थोड़ी सी चीजों को एक्स्ट्रा बताते हुए चलना है, क्योंकि हम अपने 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर आ चुके हैं। तो देखो एक्स्ट्रा क्या है, अगर मैं इसको लिखने का तरीका आप लोगों से बात करूं तो हम लोग इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जरा ध्यान से देखना, बहुत गौर करने वाली बात है, ये कभी कोई नहीं सिखाता। देखो ये सिस्टम है और ये मैंने ऐसे लिखा है, 2 माइनस का मतलब है 2 माइनस चार्ज है, तो 2 माइनस इस तरीके से लगेंगे। बाकी आप जब भी ऐसा कुछ लिखा हो तो दिमाग में 2 चीजें चलनी चाहिए। एक तो सिस्टम को हमेशा एरोमेटिक बनाना है, क्योंकि ये एरोमेटिक सिस्टम के लिए ही नोटेशन प्रेफर करते हैं, और दूसरा वहां पर आपको चार्ज को समझना है, क्योंकि 2 माइनस है तो 2 माइनस को हमने लगा दिया। अब आप ये दिमाग लगाओ कि ऐसा क्या करें जिससे सिस्टम में कंप्लीट डीलोकलाइजेशन आ जाए और एरोमेटिक भी बन जाए। ये है ब्यूटी इस नोटेशन की। फिर से समझो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, याद हो गया। अब मैं उल्टा पूछूं, अगर ये दिया है तो ये कैसा दिखने में होगा, तो आप ये नहीं बता सकते क्या? नहीं समझ में आ रहा, समझने की कोशिश करो। देखो ये ऐसे नोटेशन लिखे होते हैं, एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे नोटेशन आ जाते हैं, तब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, तो अभी से पता हुआ करते चलते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात हो चुकी है। तो चलो अब कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं, जिसमें एक एग्जांपल और है हमारे पास कुछ ऐसा, यहाँ पर ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड ऐसे और यहाँ डबल बॉन्ड, ये इस तरीके से है और यहाँ पर ये इस तरीके से है, दोनों एच है। देखो इस वाले कंपाउंड में एक बहुत ही खास बात है, बाकी डबल बॉन्ड ऐसे ही हैं। सबसे पहले आप इस कंपाउंड को जरा गौर से देखना, मैं यहाँ पर ये दोनों एच गायब कर देता हूँ, पहले दोनों एच को नहीं दिखाता हूँ। एच दिखाने का रीजन था, लेकिन अभी दोबारा बताता हूँ। जरा देखो क्या इस सिस्टम में कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी, ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी, ए डबल बॉन्ड बी सी डबल, पूरा कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इन दोनों H को बनाता हूं, एक ये वाला H और एक ये वाला H, ये जो दोनों ही H होते हैं ये ट्रांस होते हैं, तो इन दोनों ही H को खास तरह का नाम दिया गया है। इन दोनों ही H को बोला जाता है ट्रांस एनुलर हाइड्रोजन। और ये जो ट्रांस एनुलर हाइड्रोजन होते हैं ये क्या करते हैं, रिपल्शन क्रिएट करते हैं, रिपल्शन क्रिएट करते हैं। और रिपल्शन क्रिएट होने की वजह से क्या होता है आपको अच्छे से पता है, नॉन प्लेनरिटी डेवलप हो जाता है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो सिर्फ हाइड्रोजन है, सर इनकी साइज तो बहुत छोटी होगी, हमने तो आज तक पढ़ा है कि जो बड़े बड़े भारी भरकम ग्रुप होते हैं वही रिपल्शन करते हैं, वही नॉन प्लेनरिटी कर सकते हैं, सर ये छोटी छोटी हाइड्रोजन क्या करेंगे? तो अपने आप से पता लगाओ, कहानी सुनोगे हाथी चींटी वाली, एक छोटी सी चींटी हाथी की नाक में चली गई थी, क्या हो गया था? तो यही होता है, जब किसी का वक्त आता है तो छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है, सब कुछ चल जाता है दुनिया में। तो बस यही बात होती है। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ ज्ञान की बातें भी बांट रहा हूँ, समझ में आ गया होगा। अगर ये बात समझ में आ रही है तो यहाँ पर क्या है आप लोगों के पास बताओ, ये दोनों ही हाइड्रोजन रिपल्शन कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से यह जो स्पीसीज है यह नॉन प्लेनर बन चुकी है, नॉन प्लेनर नंबर 2। याद करो, एक तो COT इसी का मेन पेरेंट और ये दूसरा नॉन प्लेनर। अगर नॉन प्लेनर है तो यहाँ तो अब सवाल ही नहीं है कुछ बोलने का, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये वाला, और बहुत बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, सीधा सीधा उठ के आ जाता है। क्लियर एकदम पॉइंट? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? अगर दिक्कत नहीं आ रही है तो ठीक है, एकदम अच्छे से फिक्स है। तो इस बात को याद रखना। अब यहां पर थोड़ा सा आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये आपके पास जो है, दोबारा से बनाता हूं इसको, अगर मैं दोबारा से बनाऊं तो यहां पर ये कुछ ऐसा ही था, ऐसा, ठीक
ठीक है। और यहाँ पर आपके पास एक H यहाँ पर ट्रांस मैनर में थे, इस डबल बॉन्ड बीच में आ रही है, परेशान कर रही है, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं इसका नाम बताता हूं, इसको हम लोग बोलते हैं टेन एनुलिन। तो यहां से हमारे पास कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो चुका है एनुलिन का, टेन एनुलिन। थोड़ा सा वेट करो सर, इसको आपने 10 एनुलिन क्यों कहा है, क्या रीजन, ये सब हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन आप पहले समझ लो ये 10 एनुलिन होता है। तो 10 एनुलिन की सबसे पहली बात, ये नॉन प्लेनर होता है, नॉन एरोमेटिक होता है। लेकिन अगर मैं उतर ही आऊं इसको एरोमेटिक में बदलने के लिए, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होती हैं। या तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है, दिख रहा है क्या, फिर से देखो, ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है, दोनों के हाइड्रोजन हटाकर क्या कर दें, अरे दिक्कत तो हाइड्रोजन ही दे रहे हैं तो हाइड्रोजन ही हटाने पड़ेंगे, दोनों के बीच में एक बॉन्ड लगा दो। जब आप दोनों के बीच में एक बॉन्ड लगाओगे, जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना, ये वाले को एज इट इज बना लो और इसको एज इट इज बना लो। क्या मैं इसको नेफ्थलीन बोल सकता हूँ, नेफ्थलीन, तो ये नेफ्थलीन बन जाएगा। अरे देखो जरा ध्यान से, क्या ये नेफ्थलीन बन जाएगा। और नेफ्थलीन क्या होता है, बेंजीन का डेरिवेटिव होता है और ये तो एरोमेटिक होता ही, इसको कोई रोक ही नहीं सकता। मतलब जो दो हाइड्रोजन परेशानी कर रहे थे, परेशान बना रहे थे, पूरे सिस्टम को तकलीफ दे रहे थे, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही तकलीफ का कारण है पूरे सिस्टम का। और यदि ये तकलीफ का कारण है तो कैसे भी इनको भगाओ। एक तो तरीका भगाने का ये हो गया, दोनों कार्बन से हाइड्रोजन हटा के दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दो। एक और तरीका होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस एनुलर सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि हम लोग ट्रांस एनुलर हाइड्रोजन हटाकर करते हैं तो इसीलिए बोलते हैं ट्रांस एनुलर सब्स्टिट्यूशन। कैसे होगा, दोनों को हमने हटाया तो देखना कैसा सिस्टम बन जाएगा। ये सिस्टम आपके सामने कुछ ऐसा सा नजर आएगा। पहले तो आपने ये एज इट इज बना लिया, यहां से और यहां से ऐसा, मतलब दोनों एच हटा के उस कार्बन से ऊपर की तरफ ले गए। अब जो ये ऊपर वाला पार्ट है, क्या ये कोई परेशानी देगा, बिल्कुल नहीं देगा, ये तो आउट ऑफ प्लेन है, इसको तो कोई लेना देना ही नहीं है सिस्टम की प्लेनरिटी के साथ। अगर लेना देना ही नहीं है तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। क्योंकि आपने यहाँ CH2 लगा दिया, आप यहाँ पर दूसरे एटम भी लगा सकते हो, आप यहाँ पर ऑक्सीजन भी लगा सकते हो, ये कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। क्या कर रहे हैं वह बड़ी बात है, क्या लगा रहे हो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आपको यही समझना है तो यहाँ पर क्या लगा दो, ऑक्सीजन लगा दो, ऑक्सीजन लगा दो, तो ये दोनों ही सिस्टम क्या हो जाएंगे, एरोमेटिक हो जाएंगे। जो परेशानी का काम कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, दो हाइड्रोजन कर रहे थे, दोनों को मिलकर हटाया तो ये किया, तब भी एरोमेटिक बन सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, और दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर दोनों को हटा के एक आउट ऑफ द प्लेन वहां पर एटम का सब्स्टिट्यूशन कर दो, वो भी कोई परेशानी नहीं है। देखो आप सोचो, दो प्लेन है, क्योंकि हाइड्रोजन थे तो दोनों प्लेन एक दूसरे क्या हो रही थी, परपेंडिकुलर आ रही थी, मतलब आउट ऑफ प्लेन जा रही थी। पहले प्लेन में है तो ये आउट ऑफ प्लेन जा रही है, आउट ऑफ प्लेन जा रही है बार बार H की वजह से। लेकिन अगर आप दोनों ही H को हटा के, ये वाला H हटाकर ऊपर की तरफ से कुछ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इन दोनों के प्लेन के साथ, रिंग के प्लेन के साथ, क्या ऊपर वाले का कुछ चेंज करेगा, बिल्कुल चेंज नहीं करेगा। इसी बात को मैं समझा रहा हूं, कितनी प्यारी सी बातें मैंने आपको समझाई हैं। यहां पर हमारा 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक चीजें खत्म होता है। अब जो हमारे पास 12 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो स्पेशल एग्जांपल्स होते हैं एनुलिन के। तो यहां से हमारा एक टॉपिक स्टार्ट होता है एनुलिन। एक्चुअली एनुलिन इन्हीं टॉपिक के साथ चलता आ रहा है, लेकिन अभी तक मैंने बताया नहीं था। इसको हम लोग 10 एनुलिन बोलते हैं। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आखिरकार ये एनुलिन होता क्या है। तो अब हम क्यों ना 12 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से बात करने से अच्छा है एनुलिन की बात करें, जो एक ज्यादा साइंटिफिक टर्म है, उसकी बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एनुलिन के बारे में जानना। तो आइए अब हम बात करते हैं अपने पूरे कॉन्सेप्ट ऑफ एनुलिन के बारे में। एनुलिन मैंने पूरा का पूरा एक साथ सारे बोर्ड पर लिख दिया है, जितनी भी तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती है जो आपने आज तक देखे हो या कभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस के रूप में देखने वाले हो, तो सारे ही मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। तो वो कुछ खास बातें हैं, उनको आपको ध्यान देना है। सबसे पहले एनुलिन को लिखने का तरीका, इसको लिखने का तरीका होता है एक्स एनुलिन। देखो यहाँ पर जो एक्स है वो आपको दिखाता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यदि 4 कार्बन है तो 4 एनुलिन, यदि 6 कार्बन है तो 6 एनुलिन, मतलब 6 एनुलिन, यदि 20 कार्बन है तो 20 एनुलिन। ये पहली बात हो गई। दूसरी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है, इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है, यह जो टर्म होता है यह मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए ही दिया गया है।
ठीक है। और फिर इसमें हमेशा अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड प्रेजेंट होनी ही चाहिए। तो इन सभी सिस्टम को हम लोग कहते हैं एनुलिन सिस्टम, जिसमें सबसे छोटा सिस्टम हमारे पास होता है ये वाला सिस्टम, जिसको हमने 4 एनुलिन कहा है। फिर 4 एनुलिन क्यों कहा है, आपको पता है यहाँ पर कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो आपने 4 लिख दिया, फिर एनुलिन लिख दिया। क्या ये मोनोसाइक्लिक है, बिल्कुल एक ही साइक्लिक। मोनोसाइक्लिक का मतलब जिसका एक ही सेंटर हो, एक ही साइकिल हो वहां पर। और दूसरी बात की तीसरी बात यहाँ पर अल्टरनेट A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यही सारी बातें आपको हर जगह देखने को मिलने वाली हैं। समझ में आ चुका है। इस सिस्टम की बात करते हैं, ये आपके पास 6 एनुलिन है, ये 8 एनुलिन है और ये 10 एनुलिन है। मतलब अभी तक हमने अपनी केमिस्ट्री में इनकी बातें अभी तक कर चुकी है एग्जांपल्स के रूप में। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ ये क्या है, तो आप बोलोगे सर ये एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, हमने पढ़ रखा है। ये हमारे पास क्या है, एरोमेटिक है। ये हमारे पास क्या था, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि यह क्या था, एक नॉन प्लेनर था। ये हमारे पास क्या है, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ये हमारे पास क्या थे, नॉन प्लेनर। इन बातों को ध्यान रखना है। अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि जब भी कोई आपके पास सिस्टम 8 कार्बन या उससे बड़ा सिस्टम हो, तो वो हमेशा या तो एरोमेटिसिटी रखना चाहता है या फिर नॉन एरोमेटिसिटी। कभी भी एंटी एरोमेटिसिटी की बात आप भूल कर भी मत करना, ठीक है। तो अब मैं अगर 12 एनुलिन की बात करता हूं, सबसे पहले एक बार 12 एनुलिन को मैं समझा देता हूं ताकि आपको ये सब कुछ समझ में आ जाए अच्छे से। देखो यहां पर अगर आप कार्बन एटम देखोगे तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो जिसलिए 12 और यहां पर एनुलिन लिख दिया। फिर क्या ये मोनोसाइक्लिक है, देखो मोनोसाइक्लिक है। उसके बाद अल्टरनेट A डबल बॉन्ड B, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, हर जगह अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये बात हो चुकी है। अब देखो, क्योंकि अगर आप डबल बॉन्ड को देखोगे तो ये कितना सिस्टम है, 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। और 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम या तो एंटी एरोमेटिक हो सकते हैं या फिर नॉन एरोमेटिक हो सकते हैं। और एंटी एरोमेटिक की बात क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये 12 कार्बन सिस्टम है और 12 कार्बन सिस्टम नॉन एरोमेटिसिटी रखना चाहेगा। अरे एंटी एरोमेटिसिटी से तो ज्यादा भले ही है आपके पास नॉन एरोमेटिसिटी, तो ये नॉन एरोमेटिसिटी रखना चाहेगा, तो हम बोलेंगे यह कंपाउंड कैसा है, नॉन एरोमेटिक है। तो एक बात याद रखना हमेशा, जो भी एनुलिन होती हैं, एक 4 एनुलिन को अगर हम हटा दें तो सारी ही एनुलिन या तो एरोमेटिक हो सकती हैं या फिर नॉन एरोमेटिक हो सकती हैं, कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं होती। 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो हम बोलेंगे इसको तो बिना देखे ही एरोमेटिक हो जाएगा। 16 में नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक की तो बात ही नहीं करनी है। 18 में एरोमेटिक की बात करेंगे फिर से। 20 एनुलिन में बताइए जल्दी से, ये भी आपके पास नॉन एरोमेटिक होने वाला है। तो बस यही आपके पास एग्जांपल्स होंगे जो चेंज करके आने वाले हैं, तो इसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाना भी नहीं है। फिर से समझिए, एनुलिन क्या होती हैं, जहां पर मोनोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं और अल्टरनेट सिंगल डबल प्रेजेंट होती है। एक्स क्या दर्शाता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम दर्शाता है। और इस तरीके से आपके पास अलग अलग एग्जांपल्स हैं। एक बार आप लिखने की प्रैक्टिस कर लेना कॉपी पर बिना देखे, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे 16 एनुलिन क्या होता है, 18 एनुलिन क्या होता है। थोड़ा सा याद करने में इनको टिपिकल आपको लगेगा, लेकिन वैसे याद करना भी ज्यादा जरूरी नहीं है। एग्जाम पे जब क्वेश्चन आएगा तो सीधा आपका क्वेश्चन ही आएगा, तब आप वहां से पता कर सकते हो। ठीक है, ये बात पूरी समझ में आ रही है। अब हमारा एक कॉन्सेप्ट छुपा होता है एनुलिन के ही रिलेटेड, पेरिफेरल एरोमेटिसिटी। उस कॉन्सेप्ट को हम सीखते हैं और यहां से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ रखे हुए हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल की, जहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। अभी अभी हमने बात की थी 14 एनुलिन की, जो कि आपको मैंने कुछ इस तरीके से दिखाया था। अगर हम क्या करें, 14 एनुलिन में आपके जितने भी ये कार्बन हैं, इन सभी कार्बन को हम लोग जोड़ना स्टार्ट करते हैं और इस तरीके से जोड़ के हमारे पास ये वाली स्पीशीज बन जाए और जहां पर एक डबल बॉन्ड और आ जाएगी। तो यहां पर अब ये सिस्टम आपके पास क्या होने वाला है, एरोमेटिक होने वाला है, नॉन एरोमेटिक होने वाला है या फिर एंटी एरोमेटिक होने वाला है। तीन ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो जरा ध्यान से आप देखना स्टार्ट करो। अगर आप इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करोगे, देखो 14 एनुलिन का ही डेरिवेटिव आप एक तरीके से कह सकते हो बना है। अब अगर आप देखोगे तो कितना इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14।
अगर इसको भी गिनेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, 16 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो सबसे पहले आप अपने दिल की पूरी कर लो, 16 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और 16 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा तो इसमें एंटी एरोमेटिक की तो बात कर नहीं सकते, क्योंकि ये बड़े हैं, ज्यादा कार्बन मेंबर रिंग है, तो नॉन एरोमेटिक होगा, और ये आंसर हो जाएगा हमारा गलत। यही सीखना है। जब हमने सीधे पाई इलेक्ट्रॉन को गिना तो यहां से हमारे पास 16 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया और नॉन एरोमेटिक बन गया। लेकिन ये जो केमिस्ट्री होती है, जो हम चाहेंगे वैसा ही कर सकते हैं। मतलब यदि कभी ऐसी कोई कंडीशन आए कि किसी को साइड में करके भी अपना काम निकाला जा सकता है, तो हम जरूर वो करेंगे। अपना काम का मतलब क्या है, हर सिस्टम को एरोमेटिक बनाना। तो जरा अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स पेरीफेरी पर मौजूद हैं, पेरीफेरी का मतलब कहते हैं बाउंड्री, तो पेरीफेरी पर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो वो आपके पास 14 पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। कहां पर मौजूद हैं, पेरीफेरी। और पेरीफेरी का मतलब मैंने आपको क्या बताया अभी अभी, बाउंड्री। और यदि ये 14 पाई इलेक्ट्रॉन पेरीफेरी पर मौजूद हैं, तो यहां पर बहुत अच्छा क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन भी हो रहा है, डीलोकलाइजेशन भी हो रहा है। तो ये हमारा सिस्टम कैसा बन जाएगा, एरोमेटिक बन जाएगा। अब सवाल ये आ रहा है, सर चलो ये तो सही है, ये तो दिल को सुकून देने वाली बात है, लेकिन सर इस डबल बॉन्ड का क्या, इस डबल बॉन्ड के साथ हम क्या करेंगे? तो इस डबल बॉन्ड को हम इंक्लूड नहीं करने वाले, इस डबल बॉन्ड को हम इंक्लूड नहीं करने वाले। देखो रीजन समझना क्यों। जब यहां पर डीलोकलाइजेशन चलेगा, अगर इसको भी इंक्लूड करोगे तो इसको बीच में जाना पड़ेगा, तो यहां पर डीलोकलाइजेशन का जो कंटिन्यूअस मैनर है वो ब्रेक होगा। लेकिन अगर हम इसको काउंट ना करें तो हमारा जो डीलोकलाइजेशन है वो पेरीफेरी पर बहुत ही स्मूथ तरीके से चलता जाएगा। मतलब अगर हम इसको ना भी लें तो एक तो डीलोकलाइजेशन बेहतरीन हो रहा है, दूसरा सिस्टम भी एरोमेटिक बन जा रहा है। ये जो डबल बॉन्ड हमने काउंट नहीं किया है, इसी को हम लोग बोलते हैं हकल्स पाई बॉन्ड, इसी को हम लोग बोलते हैं हकल्स पाई बॉन्ड। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और यहां पर जिस कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट का नाम है हमारे पास पेरीफेरल एरोमेटिसिटी, पेरीफेरल एरोमेटिसिटी, पेरीफेरल एरोमेटिसिटी। पेरीफेरल वर्ड का मतलब है पेरीफेरी, बाउंड्री से, और एरोमेटिसिटी क्योंकि इसकी वजह से एरोमेटिसिटी भी गेन हो रही है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं जो 14 पाई इलेक्ट्रॉन है वो इसकी पेरीफेर पर डीलोकलाइजेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से एरोमेटिसिटी भी आ रही है। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको मुझे समझाना था, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और यहां पर हम इसको बोलते हैं हकल्स पाई बॉन्ड। और मान लो अगर कोई एटम होता, उस पे लोन पेयर होता, तो अगर हम उसको काउंट नहीं करते तो हम बोलते इसको हकल्स लोन पेयर। ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो आज के इस लेक्चर में हमने सबसे पहले 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के क्वेश्चन किए, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को अच्छे से पढ़ा, कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानी, फिर हमने एनलिन के कॉन्सेप्ट्स को समझा, और लास्ट में हमने पेरीफेरल एरोमेटिसिटी टर्म के बारे में समझा। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, जेएम में तो क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको आपको ध्यान देना है। कब इंक्लूड करेंगे, कब नहीं करेंगे। यदि इंक्लूड कर जाने से एरोमेटिसिटी आ जा रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो उसको हटा दो और एरोमेटिसिटी लाने की कोशिश करो। तो पेरीफेरी की बात कर रहे हैं, ज्यादातर पेरीफेरी की बात करते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।